राधे राधे फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नमो भारत ट्रेन, क्योंकि इससे पहले तक मैंने करा दिया था। तो नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है। जैसा इसका नाम ही बता रहा है, रैपिड मतलब तेज, रेल सेवा मतलब रेल सेवा। ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आए तो वो भी, और अगर मेंस में भी आया तो वहाँ पर भी लाइन्स को कोट कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो ये जो नमो भारत ट्रेन है, ये है क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली, मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, शॉर्ट में RRTS। ठीक है। तो अब इसमें है क्या कि जैसा हमारा जो राजधानी है वो दिल्ली है, और दिल्ली से अलग अलग शहरों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो RRTS है, ये मेट्रो और जो हमारी पहली वाली रेलगाड़ी है, मतलब पारंपरिक रेलगाड़ी जो है, दोनों से ही अलग है। अब वो क्यों अलग है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं और मेंस में भी। ठीक है। मतलब मेंस में आया तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर हमें कभी यातायात से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन मिले तो भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो RRTS है वो मेट्रो रेल से अलग है। क्यों? क्योंकि ये उससे लंबी दूरी तय करती है। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ, जैसे दिल्ली मेट्रो। ठीक है। जैसे मेट्रो का मतलब होता है किसी सिटी में, ठीक है, एक सिटी में आपस में कनेक्ट करती है, जबकि ये जो है RRTS, ये दो शहरों को कनेक्ट कर रही है, दो शहरों में, दो से ज़्यादा शहरों को कनेक्ट कर रही है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, लंबी दूरी तय कर रही है। दूसरा, जो मेट्रो है उससे भी 3 गुनी अधिक इसकी स्पीड है, तो स्पीड के मामले में चेंज है और डिस्टेंस के मामले में चेंज है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि मेट्रो की तुलना में कम ठहराव है, मतलब जो इसके स्टॉपेज हैं वो मेट्रो से कम है। ठीक है। तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए, डिफरेंस बिटवीन RRTS एंड मेट्रो। RRTS क्या है, लंबी डिस्टेंस तय कर रही है, 3 गुनी स्पीड है, और इसमें ठहराव भी कम है। 3 पॉइंट। ठीक है। अब RRTS और पारंपरिक रेल में क्या डिफरेंस है? ये जो RRTS है, एक उच्च गति वाली है, क्योंकि दो शहरों को तो पारंपरिक भी जोड़ रही थी ना, तो इसमें क्या फ़र्क है, स्पीड तेज है। ठीक है। उसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए किसके, RRTS और पारंपरिक, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि RRTS मेट्रो और पारंपरिक ट्रेन दोनों से ही बेहतर बनाने की कोशिश की हुई है, और यही होता है कि जब हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं उससे पहले से एडवांस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और जो आ सकता है, ये 8 गलियारों के लिए बनाई गई है, मतलब जैसे कि दिल्ली से 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शहरों को जोड़ सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे उन 8 के नाम दे रखे हैं, जो 8 गलियारे हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, मतलब दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ को जोड़ेगी। दिल्ली गुरुग्राम SNP अलवर। ठीक है। दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़, और दिल्ली शहदरा बड़ौद। अब 8 तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो हमारे यूपी में आ रहा है वो ज़रूरी है। जैसे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ये यूपी का हो गया, तो ये दिमाग में होना चाहिए। गाजियाबाद खुर्जा वाला याद होना चाहिए, और गाजियाबाद हापुड़ याद होना चाहिए। मतलब टोटल कितने, 8 हैं, 8 में से 3 हमारे यूपी से रिलेटेड है, तो ये 3 तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब 20 अक्टूबर 2023 को मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ये पहले वाला, ठीक है, मतलब ये पहला है जिसका उद्घाटन किया था। ठीक है। तो याद रखेंगे, और लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला, और उसमें भी यूपी वाला ही, मतलब दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला। ठीक है। ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो गलियारा है उसकी डिस्टेंस 82.15 किलोमीटर है, तो ये याद होना चाहिए हम यूपी वालों को। ठीक है। और इसकी जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो है 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो एवरेज वैवरेज वो तो है ही, जो अगर आप याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं, पर मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जो यूपी से रिलेटेड है वो पॉइंट्स पता होने चाहिए, और स्पीड याद हो जाना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है, मुझे लगता है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो टॉपिक है गंगे डॉल्फिन, या उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। यहीं पे एग्जामिनर फंसा सकता है, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। ठीक है। और एग्जामिनर पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का राज्य मछली, तो क्योंकि हम ये पढ़ के जाएंगे तो दिमाग में डॉल्फिन रहेगा, हम ये टिक कर देंगे, और ऑप्शन में डॉल्फिन ज़रूर होगा। जबकि जो उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है उसका नाम है चितला, इंडियन फेदरबेक। ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जामिनर फंसा सकता है। ठीक है। देखो, एक तो ये पॉइंट हमें पता ही होने चाहिए डॉल्फिन के बारे में बेसिक। जैसे डॉल्फिन का जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है प्लेटेंस्टा गैंगेटिका। ठीक है। तो वो तो नाम से भी हम लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और है कि जो एग्जामिनर फंसा सकता है, जो मुझे लग रहा है कि जो डॉल्फिन है वो दोनों टाइप के वाटर में मिलता है। ठीक है। एक होता है खारा पानी, एक होता है मीठा पानी।
तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो नदी में बहने वाला पानी होता है उसे मीठा पानी बोलते हैं, उसे हम पी सकते हैं। और जो समुद्र का पानी होता है उसमें NaCl मतलब नमक होता है, सॉल्टी होता है, तो उसमें बोलता है खारा पानी। तो ये जो डॉल्फिन होती हैं वो दोनों टाइप के पानी में मिल जाती है, मतलब मीठे पानी में मिलती हैं और खारे पानी में भी मिलती है, ठीक है। लेकिन ये जो गंगे डॉल्फिन है ये मीठे पानी की फिश है, ठीक है। मतलब बहुत सारी डॉल्फिन होती हैं, डॉल्फिन दोनों टाइप के पानी में मिलती हैं, लेकिन ये वाली जो डॉल्फिन है वो मीठे पानी में मिलेगी, ठीक है। दूसरा कि ऐसी टोटल 4 डॉल्फिन है, मतलब 4 प्रजाति हैं डॉल्फिन की जो मीठे पानी में मिलती हैं। तो और वो अलग अलग मिलती हैं, तो मैंने उसको ना ऐसे लिख लिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। पहली तो गंगा डॉल्फिन, जिसे हम गंगा नदी में मिलती है, गंगे डॉल्फिन बोलते हैं, उसका नाम हमें पता ही है, प्लेटेनेस्टा गैंगेटिका, ठीक है। दूसरी है यांगत्से नदी में, जो चीन में है ये वाली नदी, और जो यहाँ पे डॉल्फिन मिलती है उसका नाम है बेजी, ठीक है। अब ये जो है ये वाली जो फ़िश है वो 2006 में चीन ने अनाउंस किया था कि वो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। लेकिन नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप PYQ लगा रहे हैं UPPCS के, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉलम बना देते हैं और फिर मैच कराते हैं। तो ये आप कर रहे हैं तो आपको वैसे ही पता होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि कौन सी नदी में कौन सी डॉल्फिन होती है, और ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन सी 4 मीठे वाली है, तो मैंने इसलिए लिख लिया उसी टाइप से। अब जो सिंधु नदी है अपनी, उसमें जो डॉल्फिन मिलती है उसका नाम है बूलन, ठीक है। और जो अमेज़न नदी में मिलती है वो लैटिन अमेरिका वाली नदी, उसका नाम है पुटू, ठीक है। तो गंगा नदी में गंगेटिका वैसे भी हम लगा सकते हैं। यांगत्से नदी में जो मिल रही है बेजी, सिंधु नदी में जो मिल रही है बूलन, और अमेज़न नदी में जो मिल रही है पुटू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो डॉल्फिन है उसका नाम है प्लेनेस्टा गैंगेटिका, जिसे हम बोल रहे हैं, इसे जो है उत्तर प्रदेश की जलीय जीव है, राज्य जीव भी नहीं है, राज्य मछली नहीं है, जलीय जीव है, ठीक है। राज्य मछली कौन है, चितला, ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे भी, आपके पास बुक है तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब इसके पास ये दोनों टाइप की जो डॉल्फिन होती हैं वो दोनों टाइप के पानी में मिलती है, खारे पानी में भी, मीठे पानी में भी। खारा पानी मतलब समुद्र का पानी, मीठा पानी मतलब नदी का पानी, ठीक है। अच्छा एक और, अब ये जो डॉल्फिन है गंगा वाली, उसे बोलता है टाइगर ऑफ द गंगा, ठीक है। अब इसका इकोलॉजी से रिलेशन है, ठीक है। अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला में जो टॉप मोस्ट का प्रेडेटर होता है जो खाता है, वो जैसे टाइगर है, ऐसे यहाँ पे टॉप में कौन है, ये डॉल्फिन है, ठीक है। अब इसमें ये जो, तो आप नाम याद रखिएगा, टाइगर ऑफ दी गंगा, ठीक है। अच्छा अब ये होते हैं ब्लाइंड एनिमल, ब्लाइंड मैमल एक्चुअल में, स्तनधारी अंधे वाले, ठीक है। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस वाले फील्ड में, तो आप जानते भी होंगे। तो ब्लाइंड है, अब ब्लाइंड है तो अपना शिकार कैसे देखेंगे, तो ये क्या करते हैं, एक आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, और उस आवाज़ का नाम होता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, ठीक है। तो वहाँ पे ये उत्कृष्ट इकोलोकेशन करते हैं। तो अब ये इकोलोकेशन क्या है मैं समझाती हूँ। जैसे आपने अगर मैं इसको सिंपल आम आदमी की भाषा में समझाना चाहूँ तो, आपने कभी फील किया होगा, कभी कभी ना आवाज़ गूंजती है, एक बड़ा सा रूम हो, आप उसमें अकेले हो, आप कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो गूंजेगी। तो वो जो गूंजने वाला साउंड होता है उसमें बोलते हैं इको, यहाँ पे इको है, ठीक है। तो वैसे ही क्या करती है ये, एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कौन सी साउंड होती है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे। अब कोई होगा तो वो लौट के आएगी, लौट के आएगी मतलब इसका शिकार वहाँ पे है और ये शिकार कर लेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तो अब इसमें नेक्स्ट, ये जो अक्टूबर 2023 में, मतलब रिसेंट में ही, इसको उत्तर प्रदेश का जलीय जीव बोला गया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जलीय जीव है, ना कि राज्य मछली। राज्य मछली कौन है, चितला, याद रखिएगा, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रही हूँ, आपके हिट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा मतलब उत्तर प्रदेश से पहले, ठीक है, जो हमारी केंद्र सरकार है उसने 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव बोला। तो मतलब अब उत्तर प्रदेश ने मान्यता दी अभी 2023 के अक्टूबर में, और केंद्र सरकार ने इसको कब दी, मई 2010 में। तो ये भी हो सकता है सीक्वेंस में पूछ ले, ठीक है। और उससे पहले असम सरकार ने इसको जलीय पशु कहा था 2008 में, ठीक है। सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले असम सरकार ने 2008 में कहा, फिर केंद्र सरकार ने 2010 में कहा, और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में कहा। तो सीक्वेंस भी याद रख लीजिएगा, ये मैं आपको यार बता चुकी हूँ। अच्छा, IUCN की जो लिस्ट आती है, रेड लिस्ट, ठीक है, तो उसमें क्या है, इसको बोला गया है शेड्यूल 1 में, ठीक है, ठीक है। शेड्यूल 1 का मतलब कि सॉरी, मैं दो को मिक्स कर गई। जो IUCN का लिस्ट है उसे संकटग्रस्त बोलते हैं, एंडेंजर्ड, ठीक है। और जो भारत का वन्य संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। अगर आप PYQ लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में, उसकी शेड्यूल 1 में है, और साइट की भी परसिस्ट 1 में है। मतलब ये तीनों अगर आप
एनवायरनमेंट की तैयारी कर रहा है तो इन तीनों से आप वाकिफ़ ही होंगे ही वैसे ही। तो इसमें जो 1 वाला पॉइंट आता है, मतलब इसका परसिस्ट 1, इसका शेड्यूल 1, इसका एंडेंजर्ड, मतलब ये हर कोई बता रहा है कि ये खतरे में है, इसको सेव करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब खतरे में है, सेव करना चाहिए, तो क्या सरकार कुछ कर नहीं रही? सरकार डेफिनेटली कुछ कर रही है। क्या कर रही है वो? कि बिहार के भागलपुर ज़िले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है और इसको संरक्षित किया गया है डॉल्फिन के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, 5 अक्टूबर को हम हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। तो नेमिंग इससे पहले भी मैंने बताई थी, याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को क्या हो गया, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है। और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस होता ही है, मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। ठीक है। अगर आप सीक्वेंस याद करें तो 2008 में असम सरकार ने राज्य का जलीय पशु बोला, केंद्र सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव बोला। ठीक है। 2020 में मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की और 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जलीय जीव बोला। सीक्वेंस याद रखना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये भी रिसेंट का टॉपिक है, मिला जुला टॉपिक है, तो इसीलिए यहाँ पे दे भी रखा और इम्पोर्टेंट भी है कि 21 नवंबर 2023 को विश्व मतलब वर्ल्ड फिशरी डेज के अवसर पर घोल मछली, अब याद रखिए घोल मछली गुजरात की है, लिंक करिएगा, घोल मछली गुजरात की है। ठीक है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोटोनिम्बिया डाइकेंथस। ठीक है। ये क्या है, गोल्डन ब्राउन कलर की है। ठीक है। अभी गुजरात और जो महाराष्ट्र के समुद्री एरिया है वहाँ पे ये मिलती है। ठीक है। तो गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली कौन है, चितला। गुजरात की कौन है, घोल मछली। ठीक है। अब इसको गोल्डन फिश भी कहते हैं कि उसका कलर कैसा है, गोल्डन ब्राउन कलर का है। और ऐसा क्यों किया है गुजरात सरकार ने, क्योंकि इसकी आर्थिक मूल्य है और इसकी विशिष्टता है जिससे इकोनॉमी में हेल्प करता है गुजरात की। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा लगा नहीं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस एक चीज़ वो है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को हम इंग्लिश में बोलेंगे अग्नि, आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, AGNI, आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। सोचेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वहाँ पे अग्नि एक मिसाइल का भी नाम है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो अग्नि इंपॉर्टेंट है। इसको क्या है, इसकी फुल फॉर्म आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है। अब ये करती क्या है और ये है क्या, बताती हूँ। ये ना एक केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, उसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। इसका काम क्या है, जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ एक एक चिकित्सक पद्धति है। तो आयुर्वेद में कौन कौन सी दवा आप यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसका कंट्रोल करती है कौन, भारत की भेषज संहिता। ठीक है। भारत भेषज संहिता में जो लिखा हुआ है उसके बाद ये करती है। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि इसमें इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे बस ये चेक कर लिया जाएगा कि जो डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है वो अपने जो भी अनुभव रहे हैं उसको शेयर कर सकते हैं और उसके साथ साथ जानकारी दे सकते हैं, जिससे आयुर्वेद पे लोगों का भरोसा बढ़े टाइप। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अग्नि को लॉन्च किया। अग्नि मतलब आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल। मुझे तो यही लगा, इससे ज़्यादा मुझे खास नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं। अगर आया तो अग्नि पूछ सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि भारत की भेषज संहिता, ठीक है, वही टॉपिक आ गया, भारतीय भेषज संहिता आयोग। तो भारत की भेषज संहिता एक ऐसे समझ लिए एक बुक जिसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आयुर्वेदिक फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्म पे एजुकेशन करते हैं, तो उसका जो आयोग है मतलब उसके जो सदस्य हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया, इसमें क्या एक आधिकारिक पुस्तक है, इसमें बुक है जिसमें आयुर्वेदिक की जो कैटेगरी है, जो फॉर्मूला है, जो टैबलेट यूज़ करनी है, जो भी कुछ करना है वो इसमें लिखा हुआ है। तो वो उनके क्या होता है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि दवाओं का ना एक मानक होता है। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर आप अभी टैबलेट लेने गए हो तो इसमें लिखा होता है 400 mg या 250 mg ऐसे करके लिखा होता है। अगर वही टैबलेट छोटे बच्चे को देनी होती है तो उसको थोड़ा घोल के तब दिया जाता है। उससे बड़े बच्चों को देनी होती है तो कभी आधी आधी दे दी जाती है, उससे बड़े बच्चों को दे दी जाती है तो फुल दे दी जाती है, और बड़ों को देखते हुए डोज बढ़ा दी जाती है। तो किसको कितनी डोज देनी है, क्या करना है, तो वो सब एक बुक में लिखा रहेगा, उसी को डॉक्टर फॉलो करेंगे और उस फॉलो करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। उस आयोग का नाम क्या है, भारतीय भेषज संहिता आयोग। ठीक है। तो अभी इतना इंपॉर्टेंट ही हो गया हमें पढ़ने के लिए, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है कि जो फार्माकोपियल वार्ता समूह है,
ठीक है, उसकी वार्षिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में हुआ है और ये फर्स्ट टाइम है कि अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर पीडीजी का जो बैठक है वो बाहर हुई है, वो भी कहाँ हुई है, इंडिया के हैदराबाद में हुई है। तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब इससे भी क्या इंपॉर्टेंट है कि पीडीजी में जो भारतीय भेषज संहिता आयोग है उसमें शामिल किया गया है एक स्थायी सदस्य के रूप में। तो हो गया ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। भारतीय भेषज संहिता आयोग तो इंडिया का था और इंडिया में इसकी बैठक हुई, तो इसमें क्या हुआ, स्थायी सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो आईपीसी पीडीजी के सदस्यों में आईपीसी के अतिरिक्त यूरोपीय फार्माकोपिया जामा, मतलब जो जो इसके सदस्य हैं उसकी थी, अब किसकी होगी, भारतीय भेषज संहिता हो चुकी है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जर्वर कौन है, WHO। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भारत के जो उत्पाद हैं, जो घरेलू उत्पाद हैं, वैश्विक बाज़ारों के लिए एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल उत्पाद तैयार हो सकेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। राधे राधे।